अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज संडे है, संडे को आपके रिक्वेस्टेड वर्ड्स मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। पहला वर्ड है यूफेमिस्टिक। यूफेमिस्टिक जो है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अ माइल्ड और लेस डायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट मे बी कंसिडर्ड हार्श, ब्लंट और अनप्लेजेंट। देखिए, किसी बुरी बात को, हार्श बात को, तकलीफ दे बात को जो दूसरों को बुरी लग सकती है, उसको थोड़ा इनडायरेक्ट वे में कहना, उसको थोड़ा माइल्ड करके कहना, इस तरीके से कहना कि दूसरों को बुरा ना लगे। मतलब थोड़ा सा शुगर कोट करके दूसरों को कहने को हम, उस स्टाइल को हम यूफेमिस्टिक स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप डायरेक्ट किसी को कह रहे हैं कि भाई तुम बड़े मोटे लग रहे हो, तो जाहिर बात है दूसरे इंसान को बुरा लगेगा। तो आप थोड़ा सा इनडायरेक्ट अंदाज में उसको कह सकते हैं कि बड़े हेल्दी होते जा रहे हो। इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आपके कहने का मतलब यही है कि भाई मोटे हो गए हो तुम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये यूफेमिस्टिक अप्रोच है बात को कहने को, यूफेमिस्टिक अप्रोच, क्योंकि एडजेक्टिव है ना ये, मतलब तरीका, वो बात, वो तरीका, जो इनडायरेक्ट तरीके से बुरी बात को कहने का होता है, उस अप्रोच को, उस तरीके को हम यूफेमिस्टिक कहेंगे, उस बात को हम या उस स्टेटमेंट को हम यूफेमिस्टिक कहेंगे। ठीक है, आप देखें इसके सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं। द यूफेमिस्टिक लैंग्वेज यूज्ड इन द रिपोर्ट मास्क द ट्रू सेवेरिटी ऑफ द सिचुएशन। अब देखिए, कोई रिपोर्ट बनी है, उसकी सिवियरिटी है, मतलब इंटेंसिटी बहुत हाई है, उसमें बहुत तकलीफ दे चीजें लिखी हुई है, रियलिटीज, कुछ हार्श रियलिटीज हैं जो उस रिपोर्ट के अंदर बयान करनी जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया कि जो लैंग्वेज यूज की है वो यूफेमिस्टिक की है। मतलब इस तरीके की लैंग्वेज यूज की कि थोड़ी सी माइल्ड करके उन हार्श रियलिटीज को उस रिपोर्ट के अंदर जो है ना वो मास्क किया गया है, मतलब उसको एक वो पहनावा पहनाया गया है यूफेमिस्टिक लैंग्वेज का। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज थोड़ी सी जो माइल्ड हो, जो पढ़ के इतनी हार्श ना लगे, लेकिन वो बात भी कन्वे हो जाए जो आप करना चाह रहे हैं। ठीक, सेकंड क्या होगा इसका सेंटेंस। पॉलिटिशियंस ऑफन यूज यूफेमिस्टिक फ्रेजेस टू अवॉइड कन्फ्रंटिंग अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स। समटाइम्स क्या होता है, पॉलिटिशियंस हो, सेलिब्रिटीज हो, हमें आम जिंदगी में भी कुछ ऐसे ट्रूथ्स अगर दूसरों के सामने बोलने पड़े जो थोड़े उनके लिए अनकंफर्टेबल हो, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यूफेमिस्टिक फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करेंगे जो थोड़े से माइल्ड हो, ताकि बात भी पहुंच जाए और वो इतनी बुरी भी ना लगे, दूसरे को तकलीफ भी ना दे। ठीक है, तो इस ये स्टाइल को, इस अप्रोच को हम यूफेमिस्टिक स्टाइल या यूफेमिस्टिक अप्रोच, यूफेमिस्टिक लैंग्वेज, यूफेमिस्टिक फ्रेज, यूफेमिस्टिक सेंटेंसेस, इस तरह करके हम इस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट किसी ने मेरे से पूछा कैनोनिकल। कैनोनिकल जो है ना ये नाउन है, इसको समझ लीजिएगा, ये दो सेंस में यूज होता है। पहला तो मतलब ये है कि इन अकॉर्डेंस विद अ कैनन और रूल, स्पेशली इन अ रिलीजियस और ट्रेडिशनल सेंस। देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे कॉम्प्रिहेंड करने में। कैनोनिकल कहते हैं, देखिए कोई भी रिलीजन होता है ना, उस रिलीजन में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है, कोई उसमें कवायद होते हैं, जवाबत होते हैं। कवायद और जवाबत शायद मुश्किल उर्दू लगे, मतलब रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, असूल, इस तरह से समझ लीजिए इसको। हर रिलीजन के अंदर या हर इलाके के ट्रेडिशन के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं। उन असूलों को हम या उन रूल्स को हम कैनन बोलते हैं। ठीक है, उनके लिए वर्ड होता है कैनन। ठीक है, वो जो रूल्स होते हैं वो कैनन्स होते हैं, वो उस मजहब में या उस खास ट्रेडिशन के अंदर, जो भी उस इलाके की ट्रेडिशंस होती है उसमें जो मतलब रूल्स होंगे, उनको कैनन्स बोला जाता है। अब कोई चीज उनके अकॉर्डिंग की जाए, जैसे कोई सेरेमनी की जा रही है, कोई इवेंट, जैसे शादी हो गई, फ्यूनरल हो गया, जैसे कोई भी इस तरह का जो भी वहां पर कहते हैं कि कोई भी इवेंट या कोई भी सेरेमनी या कोई भी काम जो है, वो उन रूल्स के, उस मजहब के रूल्स के या उस इलाके के जो ट्रेडिशंस हैं उनके मुताबिक अगर किया जाए, तो उनको कैनोनिकल बोला जाता है, कि वो कैनोनिकल वे में की गई हैं। ठीक है, मतलब उसके मुताबिक, उन कैनन्स के मुताबिक की गई हैं। कैनन्स कहते हैं रूल्स को, जो कि उस रिलीजन ने डिफाइन किया है, जो उस इलाके के लोग जो जिस रिलीजन को भी मानते हैं, या वहाँ की जो रवायात ने जो डिफाइन किए हुए रूल्स, उनको कैनन्स बोला जाता है। और उन रूल्स के अकॉर्डिंग किए जाने वाले काम जो है ना वो कैनोनिकल कहलाते हैं। आई होप कि ये पहला मीनिंग क्लियर हुआ है। इसका सेकंड मीनिंग है, वो आता है
किसी खास पर्टिकुलर फील्ड में अगर कोई काम एक स्टैंडर्ड बन जाए, तो वो स्टैंडर्ड भी जो है ना, वो उस खास पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कैनोनिकल कहलाता है उस फील्ड का। जैसे म्यूजिक की फील्ड होगी, लिटरेचर की फील्ड होगी, साइंस की फील्ड, कोई भी अलूम है, जितनी भी फील्ड्स हैं दुनिया में, उसके अंदर अगर कोई खास स्टैंडर्ड है, किसी ने पहले उस स्टैंडर्ड को सेट किया हुआ है, तो वो जो स्टैंडर्ड या वो जो अथॉरिटी है ना, उसको भी कैनोनिकल बोला जाता है। अब सेंटेंसेस में समझाती हूँ। द रिलीजियस स्कॉलर ensured that the ceremony followed canonical laws। ठीक है, कि जो भी सरमनी हो रही थी, शायद वो शादी की सरमनी है, या वो कोई बच्चा पैदा उसकी कोई सरमनी है, या फ्यूनरल की सरमनी है, तो जो भी उस रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, उनका जो भी वो स्कॉलर है, वो प्रीस्ट है, या जो भी है, उसने इंश्योर किया कि जो भी सेरेमनी हो रही है वो कैनोनिकल लॉज को फॉलो कर रही है। मतलब वो जो भी असूल है उस रिलीजन के, या वहाँ की जो रवायात है उनके, जो भी है उन लॉज को वो फॉलो करी, उसके अकॉर्डिंगली हो रही है, कोई लॉ ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक। अब सेकंड सेंटेंस है, शेक्सपियर्स प्लेज आर कंसिडर्ड कैनोनिकल वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है ना। अब शेक्सपियर्स अब इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम है, तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उसका जो काम है ना, उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। ठीक है, तो वो उसका जो काम है वो कैनोनिकल जो ना कंसिडर किया जाता है। मतलब एक स्टैंडर्ड जो ना, एक बेंचमार्क कंसिडर किया जाता है। और बाद के जो आने वाले, जो भी उस लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में काम करने वाले जो राइटर्स हैं, जो भी लोग हैं, पोइट्स हैं, जो भी हैं, तो उनके काम के लिए जो शेक्सपियर का काम है वो एक कैनोनिकल की हैसियत रखता है, मतलब वो एक स्टैंडर्ड की हैसियत रखता है। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड आ जाता है, वो है जी कैटलाइज। कैटलाइज जो है ना, ये वर्ब है। इसका एक तो केमिस्ट्री के अंदर इस वर्ड को यूज किया जाता है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। वो कुछ सब्सटेंस और केमिकल्स के लिए यूज किया जाता है, जो कि एक रिएक्शन को जो है वो शुरू करते हैं। जो भी ऐसे केमिकल्स होते हैं उनको कैटलाइज बोला जाता है। ठीक है, ये कैटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, इसको मैं आम आपको इंग्लिश में हम कैटलाइज को किस तरह से यूज करते हैं वो बताती हूँ। आम जुबान में जो हम आम जिंदगी में कैसे यूज करते हैं, वो है to bring about or trigger a change or action, especially one that leads to an important or significant result। कोई एक ऐसा काम हुआ, इवेंट हुआ, जिसने आगे बहुत बड़े कामों की शुरुआत कर दी हो, तो उस जो काम, जो एक छोटा सा काम जो हुआ था, उसको कैटलाइज करेंगे, कहेंगे, क्योंकि उस एक छोटे से इवेंट ने, या उस एक छोटे से काम ने आगे बड़े इवेंट्स के लिए रास्ता खोला है। ठीक है, उसकी वजह से फिर आगे आने वाले जो काम है वो बड़े सिग्निफिकेंट किस्म के रिजल्ट्स आए, बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के जो ना उसके बाद इवेंट्स हुए। ठीक है, तो वो जो पहला इवेंट हुआ था, या पहला जो काम हुआ था, उसको कैटलाइज कहा जाता है, क्योंकि उस पहले काम के होने की वजह से बाद में आने वाले सारे वो काम हुए। अब सेंटेंसेस में समझाती, जैसे हर स्पीच कैटलाइज्ड अ मूवमेंट फॉर सोशल चेंज। कोई सोशल इशू है, उसके ऊपर कोई अगर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी उस इलाके की जो है, उस जगह की, उस मुल्क की, वो कोई स्पीच दे दे ऐसी, और बड़ी पावरफुल किस्म की स्पीच दे दे कि जो लोगों के दिलों को जाके और दिमाग को जाके हिट करे, और लोग जो है ना वो कन्विंस हो जाए कि हमें इस सोशल इशू पे बात करनी है और हमको ये चेंज लेकर आना है, तो उसकी जो स्पीच है वो कैटलाइज है। ठीक है, उसको आप एक कैटलाइज के तौर पे जो है ना वो करेंगे कि उसने कैटलाइज कर दिया। क्या कर दिया, मतलब उसने शुरुआत कर दी, उसने एक किस्म को, जिसको कहते हैं ना कि ट्रिगर करना, जिस चीज को, उसने उस सोशल चेंज को उसकी स्पीच ने ट्रिगर कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीच जो है ना, उसने लोगों के दिलों को जाके हिट किया, और वो जो ट्रिगर हो गया, लोग कन्विंस हो गए कि हाँ भी हमको ये सोशल चेंज लेकर आना है, हमको इस इशू को अपने मुल्क में से, या मतलब यहाँ से खत्म करना है। ठीक है, तो वो कैटलाइज किया, मतलब ट्रिगर कर दिया उसने, जिसको कहते हैं ना कि अंगारा भड़काना किसी काम की तरफ। ठीक है, वो काम उसने कर दिया। अब जैसे ये है, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैटलाइज द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखे, इस वक्त दुनिया में जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमारी जो हुई है तरक्की, उसकी शुरुआत जो है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन हुई है ना, उसकी वजह से वो शुरुआत बनी, उसने ट्रिगर किया है कि उस इन्वेंशन की वजह से बहुत सारी जो ना फिर आगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी मतलब डिस्कवरीज हुई हैं, और बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ने एक कैटलाइज किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी को।
मतलब उसने ट्रिगर किया, उसने एक अंगारा भड़काया, वो शुरुआत बनी उस चीज की, या वो फाउंडेशन बनी उस चीज की, और उसने उस चीज को ट्रिगर कर दिया। ठीक है, कैटलाइज करने का मतलब ये होता है कि आप किसी तब्दीली को ट्रिगर कर दें, या किसी खास जो इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट्स होती हैं, उनको ट्रिगर कर दें। ठीक है, उनकी शुरुआत कर दें एक किस्म की। ठीक है जी, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हैंच। हैंच जो है एडजेक्टिव है, और इसका मतलब ये होता है स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फिजिकली वेल बिल्ट। मर्दों के लिए यूज होता है ये ज्यादातर, मतलब जो मर्द बॉडी वगैरह बनाते हैं ना, सिक्स पैक्स बनाते हैं और इस तरह से बड़े मस्कुलर किस्म की, स्ट्रॉन्ग किस्म की जो बॉडी बनाते हैं, उसको हेंच बोलते हैं। ठीक, जैसे कि सेंटेंस क्या होगा, आफ्टर मंथ्स ऑफ वर्किंग आउट एट द जिम ही बिकेम सो हेंच दैट एवरीवन नोटिस्ड हिज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब महीनों तक जब एक कोई भी इंसान जो है वो वर्कआउट करता है जिम में, तो क्या होता है, ही बिकेम सो हेंच, मतलब वो इतना मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग हो गया, उसकी बॉडी जो है वो इतनी मस्कुलर किस्म की वेल बिल्ट हो गई कि सब ने उसके ट्रांसफॉर्मेशन को नोटिस किया। वो पहले इतना मस्कुलर नहीं था, इतनी उसकी बॉडी जो थी वो वेल बिल्ट नहीं थी। तो बिकेम सो हेंच का मतलब ये है कि मस्कुलर बॉडी हो गई उसकी। ठीक है, इस तरह से, जैसे द एक्टर ट्रेन्ड हार्ड फॉर हिज रोल एंड लुक्ड एब्सोल्युटली हेंच इन द एक्शन सीन्स। एक्टर ने मतलब बड़ा अपने रोल के लिए जो है वो अपने आप को बड़ा ट्रेन किया, और जो भी एक्शन सीन्स थे उसमें वो बड़ा हेंच नजर आ रहा था। हेंच का मतलब ये कि बड़ा मस्कुलर किस्म का, ये उसकी अच्छी सिक्स पैक्स वाली जो बॉडी है वो उसकी नजर आ रही थी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी प्रीलूड। प्रीलूड जो है ना, ये नाउन है, और इसका इसका मतलब होता है अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ओपनिंग टू अ लार्ज पीस ऑफ वर्क और इवेंट, जिसको शुरुआत कहेंगे। जैसे कोई बड़ा कोई इवेंट होना है, बड़ी कोई सरमनी होनी है, या कोई बहुत बड़ा काम होना है, उस काम से पहले एक छोटा सा जो उसका इंट्रोडक्शन या उसकी जो ओपनिंग होती है ना, उसको प्रीलूड कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई बहुत बड़ी जो है ना वो सेरेमनी होने वाली है, या कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कोई वर्कशॉप होने वाली है, उसके स्टार्ट में कोई आकर जो है वो एक इंट्रोडक्शन दे उस चीज का, तो उसको, उसके इंट्रोडक्शन को आप प्रीलूड कहेंगे। ठीक है, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कोई हो। ठीक है, जैसे कि इसका सेंटेंस है, देयर मीटिंग सर्व्ड एज अ प्रीलूड टू द मच लार्जर कॉन्फ्रेंस स्केड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगले महीने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो स्केड्यूल्ड है, जिसमें बहुत बड़े बड़े डिसीजंस होने हैं, बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। उससे पहले उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग की, जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया कि हमने क्या करना है उस कॉन्फ्रेंस में। तो वो जो छोटी मीटिंग उस बड़े इवेंट से पहले हुई है, वो प्रीलूड कहलाएगी। मतलब जो एक छोटी सी ओपनिंग है, एक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। ठीक है, स्टार्ट जो काम से पहले एक छोटा सा कुछ हो। ठीक, जैसे कि his speech was a prelude to the announcement of the new company policy। कंपनी ने अपनी नई पॉलिसीज, अपनी कोई नई प्रोडक्ट्स या कोई नए लॉन्च को उन्होंने दुनिया के सामने एक्सप्लेन करना है, उससे पहले कंपनी के किसी एक रिप्रेजेंटेटिव ने आकर एक स्पीच दी। तो वो स्पीच क्या थी, वो प्रीलूड थी, मतलब उसने इंट्रोडक्शन दिया कि आज हम क्या आपको बताने वाले हैं, क्या हम अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं। ठीक है, तो वो उसने प्रीलूड दिया, मतलब कि स्टार्ट का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी इवॉल्व। इवॉल्व जो है ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है डेवलप्ड ग्रेजुअली या इम्प्रूव्ड और एडवांस थ्रू चेंज और ग्रोथ। आहिस्ता आहिस्ता जब चीजों में बेहतरी आती है ना, तो इसका मतलब है कि वो चीज इवॉल्व हो रही है। अब इसी से आप एवोल्यूशन का जो ना वर्ड समझ लीजिए। आप कहते हैं ना ये हमारे इंसानों के बारे में कि जी हम एवोल्यूशन के थ्रू जो है ना आज जो हमारी फॉर्म है, मतलब वो इवॉल्व हुई है बहुत हजारों सालों में। मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर बेहतरी आई है, पहले हम इस तरह से नहीं थे। ठीक है, इवॉल्व का मतलब होता है ग्रेजुअली कोई चीज डेवलप कर रही है, ग्रेजुअली कोई चीज पहले से बेहतर होती जा रही है, इसका मतलब है इवॉल्व। अक्सर आपने आम कम्युनिकेशन में सुना होगा कि हमको इवॉल्व करना चाहिए वक्त के साथ, इंसान इवॉल्व होता है वक्त, मतलब कि उसकी सोच में बेहतरी आती है, उसके काम में बेहतरी आती है। जब वक्त के साथ किसी इंसान के काम या सोच में बेहतरी आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान इवॉल्व हो रहा है ग्रेजुअली। इसी तरह से टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है, कि हर आने वाले दिन के साथ जो आने वाली टेक्नोलॉजी है वो
पहले से बेहतर होती जा रही है। जैसे हम स्मार्टफोन्स देख रहे हैं, हर आने वाले वक्त के साथ जो है नया जो भी उसका आता है वो इवॉल्व होकर आ रहा है, मतलब कि पहले से ज्यादा स्मार्ट होके, पहले से ज्यादा बेहतर होके। ठीक है, तो ग्रेजुअली जो चीज इंप्रूव कर रही होती है उसको कह रहे हैं कि वो चीज इवॉल्व कर रही है। और ये और इंसानों के लिए, ह्यूमन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, टेक्नोलॉजी चीजों के लिए भी, हर चीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये वक्त के साथ ये चीज जो है वो पहले से बेहतर हो रही है। ठीक है, जैसे कि द बिजनेस इवॉल्व इनटू अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। बिजनेस जो है वो मतलब इवॉल्व किया है, मतलब कि वो ग्रो किया है, वो डेवलप किया है, वो पहले से बेहतर हुआ। और क्या कि अब वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बन गई। पहले एक छोटे से हो सकता है स्मॉल रूम से वो बिजनेस जो वो शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 अब वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बन गया। तो इसका मतलब है कि वक्त के साथ वो बिजनेस इवॉल्व हुआ है। ठीक, इसी तरह से हिज इवॉल्व परस्पेक्टिव ऑन लाइफ रिफ्लेक्ट्स years ऑफ एक्सपीरियंस एंड ग्रोथ। अब उसका जो पर्सपेक्टिव कहते हैं नजरिया, आप कैसे किसी चीज को देखते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है, वो आपका पर्सपेक्टिव है उस चीज को लेके। अब वो कह रहे हैं कि उसका जो इवोल्व्ड पर्सपेक्टिव है, अब यहाँ पर हमने इसको एज एन एडजेक्टिव यूज किया है, कि उसका जो पहले से बेहतर हुआ जो नजरिया है जिंदगी को लेके, उसका उस थॉट प्रोसेस जो है वो अब बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया हुआ है। तो ये बताता है कि years ऑफ एक्सपीरियंस एंड ग्रोथ, मतलब कि सालों का एक्सपीरियंस है उसका, और उसने खुद को ग्रो किया है, अपनी सोच को ग्रो किया है, जिसकी वजह से उसका जो नजरिया है जिंदगी को वो इवॉल्व हो गया है, मतलब कि वो पहले से बहुत बेहतर हो गया, वो ज्यादा गहराई से जो है वो जिंदगी को समझता है और देखता है। ठीक है जी, ओके जी, यहाँ पर लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको इन सारे वर्ड्स को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए जो भी आपके रिक्वेस्टेड वर्ड्स हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में आप जो है उनको लिख दीजिए, फिर इंशाल्लाह मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।